11 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की करेंगे, जिसका वार अब तेज हो गया है। नए नए हथियार लहराए जा रहे हैं। छापेमारी की लड़ाई खत्म हुई भी नहीं है और बात फोन टैपिंग तक पहुंच गई। अखिलेश यादव के 4 करीबियों पर शनिवार को शुरू हुए आयकर के छापे पड़े, रविवार तक चलते रहे। उधर छापेमारी हो रही थी और इधर जुबानी जंग चल रही थी। इनसे ज्यादा अनुपयोगी कोई हो नहीं सकता था जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन आपको पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि आपका साथ सच्चे अच्छे आदमियों के साथ है ही नहीं। पूरा देश जानता है कि जहाँ जहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। इनका बोखलाहट, ये चोर की दाढ़ी में तिनका के सिवाय कुछ नहीं। यूपी में छापेमारी की लड़ाई पर सियासी पारा और चढ़ गया। तू मैं शुरू हो गई। डराने धमकाने के आरोप लगने लगे तो जैसी करनी वैसी भरने की दुहाई दी जाने लगी। 4 करीबियों पर 40 घंटे आयकर के छापे पड़े तो अखिलेश ने आरोपों की झड़ी लगा दी। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। जहां तक ईडी, सीबीआई या अपने कागजों को दिखाने का काम, हमें बहुत पुराना अनुभव है और इसलिए अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है। लेकिन जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में है, योगी सरकार बचेगी नहीं। जनता ने मन बनाया है कि योग्य सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और इनसे ज्यादा अनुपयोगी कोई हो नहीं सकता था जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। ये अनुपयोगी हैं। बीजेपी ने आरोपों पर पलटवार में देरी नहीं लगाई। मोर्चा योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाला। उन्होंने अखिलेश के शासन को ही भ्रष्ट बता दिया तो पार्टी अध्यक्ष ने गुंडों और माफियाओं का हवाला देकर प्रहार किया। आईटी के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं। ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं। क्या कांग्रेस के समय में नहीं हुआ था क्या? आखिर इनकी आय से अधिक संपत्ति का मामला बीजेपी के समय का मामला तो नहीं है, तो कांग्रेस की सरकार का समय का मामला है। और ये 5 साल के कार्यकाल में संपत्ति 200 गुना ज्यादा बढ़ जाए, ये क्या है? आप इसको जो है स्वीकार नहीं करेंगे। तो आईटी के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं, उस पे सरकार की हस्तक्षेप नहीं होता है। जब चुनाव कोई हारने लगता है तो इस तरीके के बहाने लगाने लगता है और वो इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने लगता है। ये इलेक्शन कमीशन जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम की चर्चा नहीं करते हैं और हारते हैं तो ईवीएम की चर्चा करते हैं, उसके स्वायत्तता पर प्रश्न करते हैं, उसके ऑटोनॉमी पर प्रश्न करते हैं। उसी तरीके से अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन आपको पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि आपका साथ सच्चे अच्छे आदमियों के साथ है ही नहीं। आपका साथ माफिया के साथ है, आपका साथ गुंडों के साथ है, आधे आपके दोस्त जेल में हैं, आपका उनके साथ संबंध जग जाहिर है, ये बताता है। छापेमारी पर अब पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर होर्डिंग लग गई, जिसमें सरकारी एजेंसियों को टीम बीजेपी बताया गया है। ये होर्डिंग समाजवादी पार्टी के छात्र विंग ने लगवाई। आयकर विभाग ने शनिवार को अखिलेश के 4 करीबियों पर एक साथ रेड डाली। इनमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के साथ साथ पूर्व ओएसडी जैनेंद्र यादव, कारोबारी राहुल भसीन और मनोज यादव शामिल हैं। राजीव राय के घर 40 घंटे तक छापेमारी चली। उनके मऊ, बेंगलुरु के साथ साथ 5 ठिकानों पर छापे पड़े। राजीव राय का आरोप है कि आयकर अधिकारी नेता के वेश में आए और आते ही फोन सीज कर लिया। राजीव राय के पास से 17,000 कैश मिले। स्टाफ को मिलाकर कुल 70,600 रुपए बरामद हुए। आईटी के अधिकारियों ने पैसे तो जब्त नहीं किए, लेकिन फोन, लैपटॉप और हार्ड डिस्क अपने साथ ले गए। फोन में रसीद कर लिया, 1-1.5 घंटा बैठे रहे। उसके बाद कार्रवाई
खोजबीन करने के रूम की तलाशी, गद्दा, बेड, मैट्रेस, पलंग सलंग जो भी करते हैं उन्होंने किया, कुछ मिला नहीं। टोटल मेरे घर से 76,600 रुपये, जिसमें 17,000 मेरे थे, बाकी मेरे स्टाफ के थे, पांचों आदमी के मिला के इतने पैसे उन लोगों को मिले। उसके बाद उन्होंने मेरे फोन को क्लोन किया, तमाम तरह के सवालात पूछते रहे। सरकार आयकर रेड को रूटीन बता रही है, किसी दखल से इनकार कर रही है, लेकिन सवाल वक्त को लेकर उठ रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के वक्त केंद्रीय एजेंसियां हरकत में आ जाती हैं, निशाने पर विपक्ष ही होता है। कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। आखिर अखिलेश की बातें कौन सुन रहा है? उन्हें क्यों लग रहा है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है? ये आरोप है या सियासी शगुफा? अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया, जिससे सियासी पारा और चढ़ गया है। हर चुनाव में ऐसे आरोप लगते हैं। बंगाल में यही दाव बीजेपी चल रही थी। यूपी की लड़ाई में आखिर कितने हथियार हैं? आईटी रेड पर लड़ाई थमी नहीं और फोन टैपिंग पर गर्मा गई। फोन टैपिंग वाला बम अखिलेश यादव ने फोड़ा। चुनावी जंग में केंद्रीय एजेंसियों को झोंकने का आरोप लगाते हुए अखिलेश ने फोन रिकॉर्ड करने का इल्जाम जड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनकी फोन सुनी जा रही है। मुख्यमंत्री खुद रिकॉर्डिंग सुनते हैं कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जिनका फुल फॉर्म ही IAS है, इंडिविजुअल आफ्टर सरकार। और जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं हम मजबूरी में कर रहे हैं और कुछ चमचागिरी में कर रहे हैं, कुछ खुश करना चाहते हैं, आखिरी वक्त में भी खुश करना चाहते हैं। अखिलेश के आरोपों की जद में सीधे योगी आए तो जवाब भी उनकी तरफ से आया। देखिए, चूंकि उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते रहे होंगे तो इसलिए उनको यही रहता होगा। फोन टैपिंग के आरोपों पर सीएम योगी को अपनी पार्टी के अध्यक्ष का साथ मिला तो अखिलेश के समर्थन में प्रियंका आ गई। जिसकी जैसी सोच वैसा विचार, उन्होंने अपने शासनकाल में यही किया होगा, इसलिए उनको ये दिखता है। हम लोग ऐसे काम न करते हैं न सोचते हैं। ये काम ऐसे लोगों का है जो इस तरीके के विचार रखते हैं। सरकार का ये तरीका ही है कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको तंग करने के लिए, उनको सताने के लिए करती है, अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। तो हम 7 सालों से देख रहे हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। फोन टैपिंग के आरोप नए नहीं हैं। गाहे बगाहे विपक्ष जासूसी और फोन टैपिंग का आरोप लगाता रहा है। चुनावी जंग में ये जिन फिर से बोतल से बाहर आ जाता है। जहां तक कानून की बात है तो केंद्र और राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में फोन टैप करा सकती है। भारतीय टेलीग्राफिक अधिनियम 1885 की धारा 5(2) के तहत टेलीफोन को इंटरसेप्ट करने का भी अधिकार दिया गया है। फोन टैपिंग की इजाजत 60 दिनों के लिए दी जाती है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 180 दिन तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। एजेंसियों को इसका कारण बताना होगा। केंद्र या राज्य के गृह सचिव से इजाजत लेनी होगी। आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले में एजेंसियां ऐसा काम करती हैं, लेकिन सियासी नफे नुकसान के लिए फोन टैपिंग के आरोप लग रहे हैं। कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। तो यूपी में तो बवाल मचा ही है। अब बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में बेअदबी को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को धार्मिक स्थलों, डेरों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट भेजा है, तो सीएम ने SIT जांच के आदेश दे दिए हैं। सवाल उठ रहा है कि बेअदबी के 2 मामले कहीं चुनावी सूबे पंजाब में माहौल बिगाड़ने की साजिश तो नहीं। दिल्ली के सीएम ने भी इसी एंगल पर जोर दिया। अल्पसंख्यक आयोग ने बेअदबी के अमृतसर और कपूरथला मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की है। इस बीच स्वर्ण मंदिर में जाकर सीएम चन्नी ने मत्था टेका। मैं तुहानू दसना चाहता कि कल की घटना तो बाद जिहड़े हिरदे बलुंदरे गए है ते मैं सिर्फ भरिया मन होने करके अज गुरु साहब के दर्शनों वास्ते आया। रंधावा साहब पहला आके गए है तो हुण मेरे नाल फिर आए है। सो एक बहुत ही मंदभागी घटना हुई है जिहदी
जिन्नी निंदा की जाए उन्नी घट है ते इस तरह दी घटनावां ना होण उस लई मैं पूरे पंजाबियों को अपील करदा कि जिन्नियां भी धार्मिक संस्थावां हैं, धार्मिक अदारे हैं, धार्मिक थावां हैं, चाहे वो किसी भी धर्म नाल रिलेटेड है, उन्हां दा पूरा ध्यान रखा जाए। हो सकता है कि चुनाव करके कोई गलत एजेंसियां, गलत ताकतां गलत रोल खेलन की कोशिश कर रही होण, उन्होंने बेनकाब भी किया जाएगा। कल की घटना तो बाद जिहड़े हिरदे बलुंदरे गए है ते मैं सिर्फ भरिया मन होने करके अज गुरु साहब के दर्शनों वास्ते आया। रंधावा साहब पहला आके गए है तो हुण मेरे नाल फिर आए है। सो एक बहुत ही मंदभागी घटना हुई है जिहदी जिन्नी निंदा की जाए उन्नी घट है ते इस तरह दी घटनावां ना होण उस लई मैं पूरे पंजाबियों को अपील करदा कि जिन्नियां भी धार्मिक संस्थावां हैं, धार्मिक अदारे हैं, धार्मिक थावां हैं, चाहे वो किसी भी धर्म नाल रिलेटेड है, उन्हां दा पूरा ध्यान रखा जाए। हो सकता है कि चुनाव करके कोई गलत एजेंसियां, गलत ताकतां गलत रोल खेलन की कोशिश कर रही होण, उन्होंने बेनकाब भी किया जाएगा। उनको सिरे नहीं चढ़ाया गया, उनका कोई जांच करके दोषियों को सज़ा नहीं दी गई। अगर जांच करके सज़ा दी गई होती तो शायद दोबारा कोई हिम्मत इस तरह की नहीं करता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भी जिन लोगों ने भी इनको भेजा करने के लिए उन तक जल्द से जल्द प्रशासन पहुंचेगा और उन्हें कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, एक तरफ सुरक्षा को लेकर केंद्र ने पंजाब को चेताया है, उसके बाद क्या कुछ तैयारियां धार्मिक स्थलों पर देखी जा रही हैं और एसआईटी की जांच कहां तक आगे बढ़ी है? क्या कुछ उस शख्स के बारे में अब तक जानकारी हाथ लग पाई है? आपको पहले सवाल की जानकारी दे दूं कि अभी तक इस जांच में सबसे पहली प्राथमिकता पुलिस की यह है कि बायोमेट्रिक्स, जिसकी मौत हुई है, जिसको मारा गया इस घटना के बाद, बेअदबी के बाद, कि फिंगरप्रिंट से, बायोमेट्रिक से उसकी पहचान की जा सके। विशेष टीम पंजाब पुलिस की एसआईटी बनाकर इसकी जांच कर रही है। दो घटनाएं हुई, एक तो अमृतसर में और दूसरा वाकया कपूरथला में। लेकिन कपूरथला में पुलिस की ओर से यह सफाई दी गई कि दरअसल वो बेअदबी का मामला नहीं था बल्कि चोरी का मामला था, और उसमें भी हिंसा के मामले में जो है, चूंकि एक शख्स की वहां भी जान गई है, तो पुलिस वहां पर उस मामले में भी एफआईआर दर्ज कर चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार की जो एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां, उनकी ओर से अलर्ट जारी किया गया कि कहीं इस घटना को देखते हुए पंजाब में अशांति ना हो, कहीं पर कानून व्यवस्था ना खराब हो। वो अलर्ट राज्य सरकार को मिला और सिर्फ गोल्डन टेंपल ही नहीं बल्कि जितने गुरुद्वारे हैं, जितने धार्मिक संस्थान हैं पूरे राज्य में कार्रवाई इस वक्त चल रही है।